हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर का पार्ट नंबर 3। आई होप आपने जो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 देखा होगा। मैं आपको रिकॉल करवा दूं जिन जिन टॉपिक को हमने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया है। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने जो है डिटेल में डिस्कस किया है 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने जो है डिस्कस किया एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या इसके यूजेस होते हैं और ये बेसिकली होता क्या है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आई होप आपने जो इस पार्ट नंबर 2 को इंजॉय किया होगा और इसके जो भी पॉइंट्स है आपको समझ में भी आया होगा। देन आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर को जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और ये आपका जो है पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं जो जहां से आप एग्जाम्स में इसके यूजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ये आपके जो भी लेक्चर है मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर का DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए जितना ज्यादा आप स्टार लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो DSSB TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी साइंस TGT के लिए भी आपका जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो उन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। KVS साइंस TGT और सारे टीचिंग एग्जाम्स, जिस किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में जो है साइंस पोर्शन मेंशन है, जिस किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में साइंस पोर्शन मेंशन है, इट मींस ये आपका जो है केमिस्ट्री का पार्ट है साइंस का, और ये आपका इसी केमिस्ट्री पार्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बट नेचुरल से आप कह सकते हैं कि जो आपका ये जो टॉपिक है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली हमें जो है ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड की जो नेचर जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। और आप कह सकते हैं कि इसके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं या फिर जो है न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल से रिलेटेड, आपको याद रखना है। और बेसिकली आपको जो है मेटल से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। मेटल के ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, उसके ऑक्साइड की नेचर जो होती है बेसिक होती है एंड एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं लाइक जिंक के ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम के ऑक्साइड, दोनों के ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके जो भी नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है। इट मींस यहाँ पे जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे उनमें जो है आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, वहां पे जो है कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, कोवैलेंट नेचर की होती है, क्योंकि इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, एसिड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। ये आपका जो है कार्बन, कार्बन एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। बेसिकली जब इसको बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आप इससे फेमिलियर होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ पे देखिए, कार्बन जो है किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, CO2 का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर जो एसिडिक की नेचर में है। इट मींस अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो ये क्या करेगा, इट मींस ये बेसिकली जो है एसिड्स इनका नेचर है, एसिडिक की नेचर, और एसिड ऑक्साइड्स की जो नेचर जो होती है वो क्या कर रहा होता है, वो जो है ब्लू लिटमस पेपर को जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये ऑलरेडी मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में जो है डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो आपका एसिडिक ऑक्साइड की जो नेचर जो होती है वो ब्लू लिटमस पेपर को जो है रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। बेसिकली जो कार्बन का ऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया और इसका नेचर एसिडिक की नेचर होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हमें जो एक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये कौन सा एसिड है, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम सल्फर को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक की नेचर होगा।
और यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमें जो है सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे सावधान होना है कि जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, H2SO4 का फॉर्मेशन नहीं होता है, H2SO3 का फॉर्मेशन होता है और जिसे हम सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सल्फर से रिलेटेड, सल्फर जो होता है आपका जो है वो सॉलिड नॉन मेटल है, सॉलिड नॉन मेटल है। इसका कलर कैसा होता है? येलो इन कलर का होता है। और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सल्फर से रिलेटेड याद रख सकते हैं। बेसिकली ये जो आपका ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है। ऑक्सीजन फैमिली जो आपका पी ब्लॉक में लाई करता है, पी ब्लॉक में लाई करता है ऑक्सीजन फैमिली में। और भी आपके डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया एंड पोलोनियम हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए सल्फर जो है सेकेंड नंबर पे आपको जो है मिल जाएगा, जस्ट जब आप ऑक्सीजन के नीचे देखेंगे तो सल्फर। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका जो सल्फर जो है वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 व्हाट P2O5 इज अ पेंटा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जो एसिडिक ऑक्साइड्स पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स के न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है आपका एसिडिक ऑक्साइड है, आपको जो चूज करना होता है बेसिकली, तो आपसे जो चार ऑप्शन इस टाइप से क्रिएट कर दिया जाएगा। इसमें से आपके जो है तीन जो है आपके न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएंगे और एक जो है आपका एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। अगर आपको ये आइडिया कि ये इंपॉर्टेंट ऑक्साइड जो है न्यूट्रल ऑक्साइड है तो आप जो है उस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ये आपका H2O वाटर जो है जिसे हम हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, ये भी आपका जो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी जो आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये आपके 4 इंपॉर्टेंट न्यूट्रल आपके जो है नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जब कार्बन बेसिकली जो है कार्बन को हम बर्न करते हैं और इनका इनसफिशिएंट अपर्याप्त रूप से जो है इनका बर्निंग होता है, अच्छे से इसके बर्निंग आप कह सकते हैं कि कार्बन का जब कंप्लीट बर्निंग नहीं होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है आपको जो है प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है। इस कंडीशंस में जो है कार्बन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होता है। आई होप आपको जो ये समझ में आया होगा और आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो नेचर कैसा होगा? इसका नेचर जो होगा वो न्यूट्रल इन नेचर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है जो आपके एयर में प्रेजेंट है और हमें जो न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है वाटर। और बेसिकली हम वाटर को किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। वाटर के हैं या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड के, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए रिएक्शन जब नॉन मेटल किसके साथ कर रहा होता है? वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है बेसिकली ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, या फिर अगर हम बात करें आपका जो है वाटर हॉट वाटर के भी साथ नहीं रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के भी साथ रिएक्ट नहीं करता है और इवन स्टीम के भी साथ रिएक्ट नहीं करता है आपका नॉन मेटल। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे, क्यों नहीं आपका जो रिएक्ट करता है इसके पीछे लॉजिक समझ लेते हैं। जो भी आपके नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल बेसिकली इनके पास जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन को नहीं देते हैं, जो हाइड्रोजन आपका जो है वाटर में प्रेजेंट है। इसलिए जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन नहीं कर पाता है, इट मींस वो रिड्यूस नहीं हो पाता है। कोई भी स्पीसीज जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो है वो रिड्यूस हो जाती है और बेसिकली जो है नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वाटर में उसको दे ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो आपका जो हाइड्रोजन जो आपके वाटर में प्रेजेंट है उसका ये रिड्यूस नहीं हो पाता हाइड्रोजन गैस में। इट मींस आप कह सकते हैं कि नॉन मेटल वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है और इस केस में जो है हमें इवॉल्व हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं होती है। आई होप आपको छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? डाइल्यूट एसिड के साथ। किस कंडीशंस में भी जो है हमें कोई भी रिएक्शंस देखने को नहीं मिल रहा होता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाटर के भी साथ रिएक्ट नहीं करते हैं नॉन मेटल्स एंड डाइल्यूट एसिड्स के भी साथ ये नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स लाइक आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, जब इनको हम टेस्ट ट्यूब में क्या रखते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रखते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व देखने को नहीं मिल रहा होता है क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमें क्या ऑब्टेन होता है?
कोई भी जो नॉन मेटल जो होता है बेसिकली बहुत जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, बेसिकली मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को जो डिस्प्लेस कर देता है सॉल्ट सॉल्यूशंस में। आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है ये आपका NaBr का सॉल्यूशन है, जिसमें बेसिकली जो आपका क्लोरीन जो है वो किसको डिस्प्लेस करता है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देता है। NaBr जो बेसिकली सॉल्ट सॉल्यूशन है जहां पे ब्रोमीन को जो है क्लोरीन के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो है यहाँ पे क्लोरीन जो है ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके खुद जो है सोडियम के साथ अटैच होकर के जो है यहाँ पे जो है हमें सोडियम क्लोराइड का जो है सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है, और ब्रोमीन यहाँ पे जो है ये बेसिकली ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए जो आपका क्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव था किससे, ब्रोमीन से, इसलिए जो है जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है सोडियम ब्रोमाइड का उसमें आपको जो है ब्रोमीन को जो है डिस्प्लेस करके जो है खुद सोडियम के साथ अटैच करके जो है NaCl का फॉर्मेशन करने में ये कह सकते हैं कि जो आपका ये सफल हो पाता है क्लोरीन। ओके, इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, आपका जो है नॉन मेटल जब किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या कंडीशंस ऑब्टेन होता है। बेसिकली नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कोवैलेंट क्लोराइड देखने को मिल रहा होता है, और ये जो आपके कोवैलेंट क्लोराइड्स होते हैं ये आप कह सकते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जो भी कोवैलेंट क्लोराइड्स होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके जो भी एसिड्स के सॉल्यूशंस हो गए, बेसिस के सॉल्यूशंस हो गए, सॉल्ट्स के सॉल्यूशन हो गए, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि उनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें जो इट मींस इसके सॉल्यूशंस में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो भी नॉन मेटल्स के क्लोराइड्स होते हैं यूजुअली लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं। नॉन मेटल्स जो होता है आपका जो है कोवैलेंट क्लोराइड्स का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सपोज कीजिए कि आपका कार्बन है, कार्बन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 लिखेंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं, इनके पास खुद जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए जो है आपके ये नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाते, दे नहीं पाते हैं क्लोरीन एटम्स को, इसलिए जो हमें कोवैलेंट क्लोराइड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बेसिकली जो आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, बेसिकली जब हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो बेसिकली हमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड आप कह सकते हैं, हमें ऑब्टेन होता है। और ये बेसिकली आपका जो कोवैलेंट क्लोराइड है, इसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो ये आप डुप्लेट को कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन के पास जो है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 4 5 6 7, और क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो है हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स आपस में जो है वो शेयरिंग करते हैं, और दोनों का शेयरिंग करने की वजह से जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोवैलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। आई होप आपको जो छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा कि नॉन मेटल्स जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो है कोवैलेंट क्लोराइड्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब फास्फोरस P4 के आपका व्हाइट फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये भी आपका जो है कोवैलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा होता है। इस रिएक्शन में जो हमें PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है जब फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ साथ हमें जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी फॉर्मेशन इस रिएक्शंस में हमें देखने को मिल रहा होता है। यहाँ पे देखिए कार्बन भी एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। ये बेसिकली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये भी आपका जो कोवैलेंट क्लोराइड बनाता है, जिसका नाम क्या है, CCl4। CCl4 क्या होता है, आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। बेसिकली आपका जो है कार्बन का एक कोवैलेंट क्लोराइड है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ, तो हमें कौन सी कंडीशंस ऑब्जर्व होती है। नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जो है कोवैलेंट हाइड्राइड्स ऑब्टेन होते हैं। कोवैलेंट हाइड्राइड्स, आपको बेसिकली फोकस करना है कोवैलेंट वर्ड्स पे। बेसिकली जो है नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दे नहीं पाते हैं,
जैसे कि हम देख रहे थे मेटल्स के केस में, मेटल्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा होता है, मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर पाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन में वो डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि जो भी आपके नॉन मेटल्स जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो आपके जो है कोवैलेंट क्लोराइड्स बना रहे थे, यहाँ पे जो नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स बना रहे हैं। तो इनमें आपकी काफी सिमिलरिटी, आप इस पॉइंट को जो एज इट इज याद रखेंगे। नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, आपके लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैसियस स्टेट में हो सकते हैं। नॉन मेटल्स के पास कोई आयंस नहीं होता, इसलिए जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इट मींस कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स में आयंस की एब्सेंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन। ये बेसिकली जो है इस केस में आपका जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को रखता है, और इसकी स्मेल कैसी होती है, रॉटन एक की जैसी होती है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आपका जो कंपाउंड है जिसका स्मेल रॉटन एक के जैसा होता है, उसका आंसर क्या हो सकता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का जो स्मेल जो होता है वो रॉटन एक के जैसा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमें जो है बेसिकली ये रिएक्शन जो होती है आपका फेरस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। आयरन एक एज ए कैटलिस्ट के रूप में वर्क करता है पर्टिकुलर रिएक्शन में, और हमें अल्टीमेटली जो है अमोनिया गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो रिएक्शन जो है आपका हैबर्स प्रोसेस के थ्रू जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो उस केस में जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और ये आपका जो फेरस एज ए कैटलिस्ट के रूप में वर्क कर रहा होता है। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके नॉन मेटल्स के कोवैलेंट हाइड्राइड्स के। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ और ये बेसिकली हाइड्राइड बनाते हैं H2O। इससे तो आप फेमिलियर है, आपका जो न्यूट्रल बेसिकली ऑक्साइड्स होते हैं ऑक्सीजन के। नेक्स्ट आपका हाइड्राइड ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्राइड क्या होते हैं आपके, मेथेन होते हैं, मेथेन। नेक्स्ट आपका हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। तो ये बेसिक सा पॉइंट्स है आपको याद रखने की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या क्या मेटल के यूजेस होते हैं, मेटल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आपका ये जो कॉपर है और एल्युमिनियम मेटल्स दोनों को जो है यूज किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के वायर्स को बनाने के लिए। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे फ्लो होती है ना उसके लिए वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने देखा होगा जनरली जो आपके जो वायर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम के बने होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है आयरन एंड कॉपर एल्युमिनियम तीनों ही मेटल का यूज किया जाता है जो आपके घरों में जो यूटेंसिल्स मींस बर्तन जो होते हैं उसको प्रिपेयर करने में और फैक्ट्री इक्विपमेंट को बनाने में जो इन तीनों मेटल का यूज किया जाता है। आयरन को एज ए कैटलिस्ट के रूप में भी यूज किया जाता है जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हैबर प्रोसेस, जो अभी हम प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूज होता है जिंक का। जिंक एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में बेसिकली हम जो है आयरन के ऊपर जो है जिंक की कोटिंग करते हैं, जिससे हम जो है आयरन को क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आयरन को जो है रस्ट से बचा सकते हैं। रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेसिकली उसके ऊपर जो है जिंक की कोटिंग करते हैं। आयरन आर्टिकल्स पे जिंक की कोटिंग करना ही क्या कहलाता है, आपका गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में कौन सा मेटल किस मेटल के ऊपर कोटिंग की जाती है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा फेरस मेटल है और इसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट मेटल आप यहाँ पे देखिए क्रोमियम और आपका निकिल जो है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मेटल के ऊपर से दूसरे मेटल की कवरिंग चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन बेसिकली जो होता है मेटल को ऊपरी सतह को जो क्षय होने से या फिर डिटोरिएट बर्बाद करने से होने से ये बेसिकली जो है आपका ये प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। ओके, एंड नेक्स्ट इसका यूज क्या है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में जो है क्रोमियम एंड निकल मेटल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो भी एल्युमिनियम फॉइल्स होते हैं इसका यूज होता है मेडिसिन, सिगरेट्स एंड फूड मटेरियल्स जो उसकी पैकेजिंग जो होती है ना उसके लिए आपका जो एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट मेटल्स के ये आपके यूज है।
नेक्स्ट मेटल है आपका सिल्वर एंड गोल्ड। इसका बेसिकली यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। आप ये इस पॉइंट को अच्छे से आपको याद होगा कि जब मैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था उसमें मैं डिस्कस किया था लस्टर की प्रॉपर्टीज। सिल्वर में एंड गोल्ड में लस्टर की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें लस्टर मीन्स व्हाट, लस्टर मीन्स बेसिकली मेटल में जो चमकने का जो गुण होता है ना, शाइनिंग का जो गुण होता है, उसी प्रॉपर्टीज को हम बेसिकली जो है लस्टर की प्रॉपर्टीज कहते हैं मेटल में। और सिल्वर एंड गोल्ड में जो है प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पाई जाती है लस्टर की प्रॉपर्टीज, इसलिए हम इसका यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख सकते हैं, बेसिकली सिल्वर का जो सिंबल जो होता है वैसी होता है, जिसका लैटिन नेम अर्जेंटम होता है। क्या होता है? अर्जेंटम होता है, एंड इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। बेसिकली गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU होता है, एंड इसका बेसिकली जो लैटिन नेम आरएम होता है, AURUM होता है, एंड इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। तो साथ के साथ ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या होता है, इसका लैटिन नेम क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो गोल्ड लिक्विड मरकरी जो है आपका, बेसिकली मरकरी मेटल का यूज जो होता है थर्मोमीटर्स बनाने में यूज किया जाता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बेसिकली मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, एंड इसका लैटिन नेम हाइड्रागायरम होता है। हाइड्रागायरम होता है, हाइड्रागायरम होता है, HYDRAGYRUM। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है जिरकोनिया मेटल। जिरकोनिया मेटल जिसका सिंबल ZR होता है, एटॉमिक नंबर 40 होता है, और इसका यूज बेसिकली जो किया जाता है बुलेट प्रूफ एलॉयज जो स्टील्स का होता है उसमें बेसिकली जिरकोनियम का यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ जो आपके टाइप का जैकेट होता है, जो बेसिकली जो भी आपकी आर्मी जो होती है ना, उसको जो है वो आप आर्मी जो इसको जो है पहनती है। ये बेसिकली जब कभी फाइट होता है तो उसमें बेसिकली बुलेट मींस जो भी आपकी जो गन जो होती है ना, गन से निकलने वाले जो बुलेट जो होती है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो बुलेट प्रूफ जो आपका एलॉयज स्टील्स का होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? आपका जिरकोनियम मेटल का इसमें इंपॉर्टेंट यूज होता है। क्यों इंपॉर्टेंट यूज है किसका? जिरकोनियम मेटल का। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुलेट प्रूफ एलॉयज स्टील्स में किस मेटल का यूज किया जाता है? जिरकोनियम मेटल का यूज किया जाता है। लेड मेटल, लेड मेटल इट मींस आपका प्लम्बम की मैं बात कर रहा हूं। इसका सिंबल PB होता है, एटॉमिक नंबर 82 होता है। इसका यूज कहां किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कार के बैटरीज के निर्माण में। इट मींस उसको बनाने में जो है लेड मेटल का यूज किया जाता है, कार बैटरीज को बनाने में। नेक्स्ट है आपका जो है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल से क्या क्या यूजेस है? फर्स्ट यूजेस है आपका जो है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का यूज किया जाता है एज ए हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स मींस व्हाट, आपके जो है वेजिटेबल्स ऑयल्स में बेसिकली जो है आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। और इसमें वेजिटेबल ऑयल्स में जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, इट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब कभी भी हम हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं उसमें आपका जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। जब ये हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होती है तो एज ए रिजल्ट जो हमें जो वेजिटेबल घी मिलता है, वेजिटेबल घी जो होता है जिसे हम वनस्पति घी भी कहते हैं, वो बेसिकली आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके बॉडी के लिए क्या होता है कि हार्मफुल होता है। इसलिए हम इसको जो है वेजिटेबल आपका जो ऑयल्स होता है उसको हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के द्वारा उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और बेसिकली जो है इस प्रोसेस में हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस जो होती है आपकी वेजिटेबल ऑयल्स की, इसमें जो है निकिल कैटलिस्ट का भी यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, निकिल कैटलिस्ट का यूज किया जाता है वेजिटेबल्स ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट हाइड्रोजन का यूज किस में किया जाता है? अमोनिया के फॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया NH3, उसमें आपका हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका लिक्विड हाइड्रोजन को एज ए रॉकेट फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट कार्बन देखिए, कार्बन के इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट हो। ग्रेफाइट का यूज बेसिकली इलेक्ट्रोड्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और ड्राई सेल्स के जो होते हैं ना, टाइप्स ऑफ सेल्स है आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड ड्राई सेल्स है। इसमें जो आपके इलेक्ट्रोड्स जो बने होते हैं किससे मिलकर के बने होते हैं? ग्रेफाइट से मिलकर के बने होते हैं। नाइट्रोजन का यूज डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन का यूज बेसिकली जो है अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। अमोनिया मींस व्हाट? NH3 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड फर्टिलाइजर्स मींस उर्वरक। इन तीनों को जो है निर्माण में जो आपका नाइट्रोजन का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होते हैं, इनर्टनेस, बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव नहीं होता है नाइट्रोजन, और इसी प्रॉपर्टीज की वजह से जो है इसको फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए जो है नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको बेसिकली जो हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड मटेरियल्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट है आपका BHA एंड BHT, BHA एंड BHT। BHA stands for butylated hydroxyanisole, butylated hydroxyanisole, and BHT stands for butylated hydroxytoluene, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। दो आपके जो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड होते हैं, बेसिक सी बात है, वो किससे मिलकर के बने होंगे? नाइट्रोजन से मिलकर के बने होंगे। TNT स्टैंड्स फॉर ट्राई नाइट्रोटोलुइन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। दो आपके जो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन, जो बेसिकली इसका यूज जो होता है एक्सप्लोजिव्स के रूप में, विस्फोटक के रूप में इसका यूज किया जाता है। विस्फोटक के रूप में इसका यूज किया जाता है TNT एंड नाइट्रोग्लिसरीन का। सल्फर का इंपॉर्टेंट यूज देख लेते हैं, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड फंगिसाइड एंड आपके जो भी गन पाउडर है इसके मैन्युफैक्चर में जो है आपका सल्फर नॉन मेटल का यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज है सल्फर का जो है रबर के वल्कनाइजेशन में। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर के वल्कनाइजेशन में जो है किस नॉन मेटल का यूज किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर का यूज किया जाता है। ये वल्कनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू जो है हम सल्फर का एडिशन करते हैं, जिसके थ्रू आपका जो रबर जो होता है वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसी के साथ आपका जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। और आई होप आपको जो है इन डिफरेंट जो भी आपके टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।